हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों अपन बात कर रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th ना, चैप्टर नंबर 2। तो जो चैप्टर नंबर 2 है उसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में अक्सर स्थिर वैद्युत विभव की बात करता है और अगले पार्ट में बात करता है धारिता के बारे में। ठीक है ना, संधारित्र, धारिता वगैरह वगैरह। पहला चैप्टर हम ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके हैं। एक लेक्चर लायक बचा हुआ है जो मैं इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको, वो चीज़ है ना। तो फिर आज अपन स्टार्ट करते हैं हमारी हेडिंग, और हेडिंग का नाम है चालक की धारिता। क्या नाम है हेडिंग का? चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर है। तो सबसे पहले तो आप इसका एक शाब्दिक अर्थ समझें पहले, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये जो शब्द है ना धारिता, ये शब्द है धारिता। धारिता शब्द का अर्थ क्या होता है? धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस शब्द बना है कैपेसिटी से, कैपेसिटी, और कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। ठीक है ना। तो धारिता का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो धारिता का शाब्दिक अर्थ होता है क्षमता। मेरी बात सुनना आप ध्यान से। धारिता मतलब कैपेसिटेंस, और ये बना है कैपेसिटी शब्द से, और कैपेसिटी का अर्थ क्या होता है? क्षमता किसी चीज़ की। मान लीजिए अपन एक गिलास की बात कर लें कि गिलास की क्या धारिता है, इस गिलास में कितना पानी आ सकता है, आयतन, उस गिलास का आयतन उसकी धारिता है। बाल्टी की बात करें तो बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, ये उस चीज़ की धारिता है। अपन हमारी तुम्हारी बात करें, आप कितना खाना खा सकते हो, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, जो भी अपना भोजन है वो अपनी कैपेसिटी है। मेरी बात समझना ध्यान से ना। तो धारिता शब्द का अर्थ होता है एक तरीके से धारण करने की क्षमता। आप कितना भोजन ग्रहण कर सकते हो वो आपकी धारिता है। एक गिलास में कितना पानी आ सकता है वो उस गिलास की धारिता है। पर हमें हेडिंग पढ़नी है चालक की धारिता। क्या हेडिंग पढ़नी है? चालक की धारिता। कि कोई चालक है, आपने उसको आवेश देना स्टार्ट किया, आपने थोड़ा सा आवेश दिया, उसने ग्रहण कर लिया, फिर आप आवेश बढ़ाते गए। जब आप आवेश बढ़ाओगे तो उस चालक का वोल्टेज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? उस चालक का वोल्टेज बढ़ेगा। तो ये नहीं है कि कोई भी चालक अनलिमिटेड आवेश ग्रहण कर पाए, ये संभव नहीं है। एक हर एक चालक की कोई विशेष क्षमता होगी। तो चालक की धारिता का अर्थ क्या है कि मान लीजिए कोई चालक है और आपने इस चालक को आवेश देना स्टार्ट किया, आपने आवेश दिया, इस चालक ने ग्रहण कर लिया, ये लेता गया, तो इस चालक की आवेश को ग्रहण करने की कोई क्षमता होगी? ये चालक एक फिक्स मात्रा में ही तो आवेश को ग्रहण कर पाएगा। उस चीज को कहा जाता है क्या? चालक की धारिता। बड़ी सरल परिभाषा है चालक की धारिता की, कि किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। कोई चालक कितनी ज़्यादा मात्रा में आवेश को ग्रहण कर सकता है, उस चीज़ को अपन क्या बोल सकते हैं? चालक की धारिता। कई तरीके की परिभाषाएं बनेंगी, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं भाई, ध्यान से देखना। पहले एक बार समझ लें अच्छे से, फिर लास्ट में लिखाना ही रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें बन जाएगा परिभाषा का, है ना। और उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ में भी आ गई होगी भाई ना। तो सबसे पहला पॉइंट तो हो जाएगा अपन की इसकी परिभाषा, और परिभाषा में हल्की हल्की लिख भी लूँ तो परिभाषा बन जाएगी चालक, अब ये लिखना नहीं है किसी को, द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। जो डेफिनेशन होगी चालक की धारिता की, तो चालक की धारिता की परिभाषा क्या बन जाएगी? चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। कोई चालक कितनी मात्रा में आवेश को ग्रहण कर सकता है, इसे बोलते हैं उस चीज की धारिता। अब सुनो ध्यान से। जैसे जैसे आप आवेश में वृद्धि करोगे तो विभव में वृद्धि होगी। चालक को जब आप आवेश दोगे, जितना ज्यादा आवेश, वोल्टेज उतना ज्यादा। क्यों? समानुपाती हो गया बी के। और इस समानुपाती शब्द को हटाकर जब अपन बराबर लगाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट काम में आता है, सी। क्या काम में लेते हैं भाई? सी। सी समानुपाती स्थिरांक है। सी है समानुपाती स्थिरांक। तो और इसी को बोलते हैं अपन चालक की धारिता।
इसे सी को ही कहा जाता है बच्चों, जो समानुपाती स्थिरांक है उसी को चालक की धारिता कहते हैं। तो चालक की धारिता का सूत्र, सी का सूत्र बनके तैयार हुआ Q अपॉन V। सी बराबर क्या आ गया? Q अपॉन V। धारिता की परिभाषा यहां से भी आ सकती है, आवेश में परिवर्तन और विभव परिवर्तन का अनुपात धारिता कहलाता है। Q आवेश में परिवर्तन है, V विभव में परिवर्तन है, तो आवेश परिवर्तन और विभव परिवर्तन का अनुपात धारिता कहलाता है। एक परिभाषा और समझो, आप विभव परिवर्तन, ये जो V है इसको एकांक मान लो 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट जमाते ही C बराबर Q अपॉन 1 का मतलब कितना आ जाएगा? Q। परिभाषा बन जाएगी किसी भी चालक के विभव में एकांक परिवर्तन के लिए, V का मतलब सिंपल विभव नहीं है, विभव परिवर्तन है। चालक के विभव में एकांक परिवर्तन के लिए आवेश में जो परिवर्तन है उसे हम धारिता कहते हैं। कई परिभाषाएं बन सकती हैं धारिता की ना, सारी परिभाषाएं अपने को याद नहीं करनी है, केवल एक परिभाषा याद करनी है। तो अपन तो जो स्टार्टिंग की परिभाषा है ना वही याद कर लेंगे, चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। मात्रक वगैरह की बात करें, सुनना, C बराबर Q अपॉन B है। तो अगर सूत्र की सहायता से इसका मात्रक देखा जाए तो ऊपर तो आवेश, और आवेश का मात्रक है कूलाम, और नीचे विभव, और विभव का मात्रक है वोल्ट। तो जो इसका मात्रक आता है वो आता है बच्चों कूलाम बटा वोल्ट, या फिर जो स्टैंडर्ड मात्रक है वो होता है फैरड। याद रखिएगा भैया, स्टैंडर्ड मात्रक क्या होता है? फैरड। मात्रक की बात करें तो सूत्र, एक तो सूत्र अपने को याद करना है धारिता का, C बराबर Q अपॉन B है। तो सूत्र की सहायता से अगर मात्रक देखें तो Q का मतलब आवेश, B का मतलब विभव, कूलाम बटे वोल्ट, सूत्र की सहायता से कूलाम बटे वोल्ट, और बाकी स्टैंडर्ड मात्रक है फैरड। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आप देखोगे कि फैरड अपने आप में एक बहुत बड़ा मात्रक है। पूरी पृथ्वी को अगर चालक मानते हुए धारिता निकालूं ना, तो आप देखना पृथ्वी की धारिता निकल करके आएगी 711 माइक्रोफैरड, एक फैरड से भी कहीं बहुत कम। तो आप देखेंगे कि फैरड अपने आप में बड़ा मात्रक है, इसलिए धारिता का मात्रक फैरड उपयोग ना करने के बजाय हम काम में लेते हैं माइक्रोफैरड, मतलब 10⁻⁻⁶ फैरड, नैनो फैरड 10⁻⁻⁹ फैरड, पिको फैरड 10⁻⁻12 फैरड। इन सभी मात्रकों का उपयोग किया जाता है। विमा की अगर हम बात करें, अब आप बहुत समझदार हो, हाँ? C बराबर Q अपॉन B है ना, तो आपको C की विमा चाहिए। ऊपर तो Q की विमा और नीचे विभव की। चलो विभव के आपको डायरेक्ट याद नहीं है, लेकिन विभव का सूत्र याद है, V बराबर W अपॉन Q, W अपॉन Q। तो नीचे W और बटे का Q, ऊपर घूम करके Q स्क्वायर बना देगा। ध्यान से देखो, अरे C बराबर Q अपॉन B है ना, देखना C बराबर Q अपॉन V है, तो मैंने V का सूत्र लगाया W अपॉन Q, तो Q स्क्वायर हो गया। आवेश की विमा आप जानते हो A1T1, A1T1 स्क्वायर है तो A2T2, और कार्य की M1L2 T-2। ऊपर ले जाऊं इसको तो M तो हो जाएगा -1, L हो जाएगा -2, T -2 पर जाकर प्लस का 2, और 2 पहले से बैठा हुआ है 4, और A2 ये इसकी विमा हो जाएगी। तो मात्रक विमाओं में तो कोई खास चीज काम की है नहीं है। सूत्र की सहायता से मात्रक कूलाम बटे वोल्ट निकाल सकते हो। बस एक नया नाम जो आपको याद करना है, फैरड। आवेश में मैंने आपको फैराडे पढ़ाया था, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक था ना फैराडे, 96,500 कूलाम। आवागाद्रो संख्या का जब इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करते हैं, याद है 96,500 कूलाम, वो फैराडे है, और ये फैरड है, फैरड है ना, बड़ा मात्रक है, ये आप सब जानते हो है ना। विमा आप बड़े आसानी से निकाल लोगे। और अदिश राशि है, कैसी राशि है भाई? धारिता जो है, चालक की धारिता अदिश राशि है। पहले पॉइंटों को याद कर लो, फिर एक साथ नोट करेंगे आराम से। बड़ा आसान लेक्चर है आज का भाई, पूरा ध्यान से देखना। सबसे पहले चालक की धारिता की परिभाषा याद हो गई होगी। धारिता मतलब कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटी, मतलब क्षमता, किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। कोई चालक कितना आवेश ग्रहण कर सकता है उसे बोलते हैं चालक की धारिता। सूत्र C बराबर Q अपॉन V याद रखिएगा। Q आवेश में परिवर्तन है, V विभव में परिवर्तन है। मात्रक कूलाम बटे वोल्ट या फैरड, बाकी बहुत सारे छोटे छोटे मात्रक भी बन जाएंगे इसके।
बेमा अपन ने निकाल दी और कैसी राशि है, अदिश। और सुनिए ध्यान से, कोई कहे कि धारिता के एसआई मात्रक को परिभाषित करो। 1 फैराड की परिभाषा, धारिता का एसआई मात्रक ये जो है फैराड, यही तो है इसका एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक की परिभाषा पूछे, फैराड की परिभाषा पूछे तो आप बना लेंगे। देखो कैसे, C बराबर Q/B है। दोनों को 1 मान लीजिए कि माना Q बराबर 1 कूलाम, आवेश परिवर्तन 1 कूलाम है। V बराबर 1 वोल्ट, विभव परिवर्तन 1 वोल्ट है। तो C बराबर 1/1 का मतलब 1 फैराड है। परिभाषा देखना कि यदि चालक के आवेश में एकांक परिवर्तन होने पर विभव में परिवर्तन एकांक हो, आवेश में एकांक परिवर्तन होने पर विभव में परिवर्तन एकांक हो, पता है ना, आवेश बदलेंगे तो विभव बदलेगा, तो आवेश परिवर्तन भी एकांक हो, विभव परिवर्तन भी एकांक हो, तो धारिता कितनी कहलाती है, 1 फैराड। ये सारी बात लिखते हैं, फिर देखते हैं कि किन बातों पर ये डिपेंड करता है, किन बातों पर ये डिपेंड नहीं करता है। आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है। तो अब आप सभी मेरे साथ में हेडिंग डालें। हेडिंग लिखिए आप सभी, चालक की धारिता। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ना इसमें से, आज के लेक्चर में से तो कम से कम। हेडिंग लिखिए भाई आप सभी, और हेडिंग का नाम है चालक की धारिता। देखिए हेडिंग सभी, चालक की धारिता। तो देखिए भाई, हेडिंग है चालक की धारिता, है ना। तो आप मेरे साथ में इसकी डेफिनेशन नोट करिए। डेफिनेशन लिखिए आप, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। क्या परिभाषा है, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाता है। बड़ी सरल परिभाषा लिखाई है, मैंने आपको समझाई थी। 2-3 परिभाषाएं संभव है चालक की धारिता की ना। सबसे आसान परिभाषा है, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाता है। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो इसका सूत्र की चर्चा करें कि माना Q आवेश देने पर विभव में V परिवर्तन होता है, तो Q समानुपाती हो जाएगा V के, और जब समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट काम आएगा C, Q बराबर CV, जहां C समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, तो धारिता का सूत्र बन गया, इतना लिखिए एक बार आप, C बराबर Q/P। यहां तक नोट करें, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ना। सबसे पहले धारिता की हमने परिभाषा पढ़ी है, किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। कोई चालक कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, इस चीज को कहते हैं हम चालक की धारिता। क्यों आवेश दिया जाए और विभव में भी परिवर्तन हो, ये ध्यान रखना है। पर क्यों आवेश में परिवर्तन है, चाहे तो आप लैंग्वेज लिख रहे ना, आवेश में क्यों परिवर्तन करने पर विभव में भी परिवर्तन हो, तो क्यों समानुपाती है V के, क्यों बराबर CV।
C समानुपाती स्थिरांक है ना, इसे कहते हैं हम चालक की धारिता। अब आगे देखना, बात करें इसके मात्रक की। सुनो ध्यान से, बोर्ड पे देखना एक बार सभी। तो उम्मीद है कि मात्रक बनाना आप सभी लोग सीख गए होंगे अब तक। तो सूत्र से देखा जाए तो आवेश का तो होता है कूलाम, आवेश का तो होता है कूलाम, और इसका होता है वोल्ट। तो कूलाम बटे वोल्ट, या कूलाम बटे वोल्ट तो ना के बराबर काम में आएगा। जो इसका स्टैंडर्ड मात्रक है वो है फैराड, और अपने को याद भी फैराड करना है। तो मात्रक के नाम पर कुछ भी याद ना हो तो एक चीज याद रखना कि धारिता का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक जो होता है वो क्या होता है, फैराड। कैपिटल F इसका प्रतीक है भाई, ठीक ठीक है। अब चूंकि फैराड अपने आप में बड़ा मात्रक है, अभी मैं सवालों में दिखा दूंगा, तो इसके कुछ छोटे छोटे मात्रक भी हैं, जैसे कि, अरे सीधा लिखिए यार, क्या हिंदी में लिखना आपको, माइक्रोफैराड मतलब 10⁻⁻6 फैराड, पिकोफैराड, पहले नैनो को ले लीजिए, मिली भी आ सकता है आने को तो खैर ना, नैनोफैराड 10⁻⁻9 फैराड, और पिकोफैराड 10⁻⁻12 फैराड। ये भी इसके मात्रक हैं, ठीक। मात्रक के बाद देखिए अब बिमा, डायमेंशन। तो बिमा निकालें इसकी, कैसे निकालेंगे बिमा? C बराबर Q/V होता है, तो ऊपर तो आवेश की और नीचे विभव की, मतलब विमा में आपको ऊपर तो आवेश की विमा लिखनी है और नीचे लिखनी है आपको विभव की विमा। ये तरीका तो निकलेगा। अब चूंकि आवेश की तो हम डायरेक्ट जानते हैं A1 T1, विभव की नहीं जानते, पर आप जानते हो कि विभव का सूत्र आपने पढ़ा है, V बराबर W/Q। तो W की तो नीचे, और नीचे Q की मतलब Q ऊपर घूम करके Q² बना देगा इसको। दोनों विमाएं आप जमाइए। आवेश की वैसे तो A1 T1 होती है, पर स्क्वायर है इसलिए A2 T2 हो जाएगी, और कार्य की नीचे M1 L2 T-2। इसको अगर ऊपर लेकर के जाएं तो देखो A2 T2 तो ही है, ऊपर गया तो M-1 L-2 और T हो जाएगा +2। अगर इनको इकट्ठा किया जाए तो M-1, L कितना है, L-2, T2 और 2 हो जाएगा T4 और A2। जो इसकी विमा है ये इसकी विमा आ जाएगी। लिखते जाओ। चलो अपन चाहें तो बिना प्रूफ के डायरेक्ट छोटी छोटी लाइनों में भी इसको लिख सकते थे भाई। धारिता का मात्रक फैराड होता है, विमा जो भी विमा निकल के आई है वो विमा लिखिए आप। और एक बात और साथ में नोट कर लें, अदिश राशि है जो मैंने आपको समझाया था लास्ट में, यह है अदिश राशि, मतलब धारिता में दिशा जैसी कोई बात नहीं आने वाली। तो जो भी सूत्र आएंगे उनमें आवेश का मान फिर चिन्ह सहित रखा जाएगा, है ना। नोट करिए एक बार आप यहां तक भाई सब। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। बात आती है कि धारिता, कौन कौन से कारक हैं जो धारिता को प्रभावित कर सकते हैं और कौन कौन से कारक हैं जिनसे धारिता प्रभावित नहीं होती है। सुनना ध्यान से। धारिता
को प्रभावित करने वाले कारक। सुनना ध्यान से, बड़ा सरल तरीका है इसका। अभी मैं आपसे पूछूं कि भाई धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो अक्सर सोचने का तरीका ये होता है कि आप धारिता का सूत्र लिखें। धारिता का सूत्र आया C बराबर Q/B, है ना। तो इस सूत्र से साफ क्लियर है कि C डिपेंड कर रहा है Q पर और B पर। ऐसा आपको लग रहा होगा कि धारिता किस किस पर डिपेंड कर रही है, Q पर और B पर, जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान से सुनना, धारिता Q और B पर डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? मान लो Q पर डिपेंड कर रही होती तो क्या Q के समानुपाती होती, और आवेश दुगना करने पर विभव दुगना होना चाहिए था। आवेश दुगना करने पर विभव कितना होना चाहिए था? दुगना। मान लो आपने आवेश दुगना कर दिया, Q से कितना कर दिया? 2Q। पर जब आपने इस सूत्र पढ़ा था तो इस सूत्र से पहले आपने पढ़ा था भाई Q समानुपाती V, याद कर। पहले Q समानुपाती B आया था, तभी तो Q बराबर CB और ये सूत्र आया था। अगर बच्चों आप आवेश को दुगना कर रहे हो तो क्या विभव V दुगना हो जाएगा? अरे Q तो B के समानुपाती है, आप जितना आवेश बदलोगे उतने उसी अनुपात में तो विभव चेंज होगा। तो आपने आवेश परिवर्तन दुगना कर दिया तो विभव परिवर्तन भी तो कितना हो जाएगा? दुगना। देखो 2 से 2 कट गया और C डैश की वैल्यू कितनी आई? Q/V, जो कि C के बराबर है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसी तरह आप जो अनुपात B में चेंज करोगे वही Q में चेंज होगा, जो Q में चेंज करोगे वही B में चेंज होगा। मीन्स एक बात निकल करके आती है कि धारिता ना तो Q पर डिपेंड करती है, याद रखना, और ना ही B पर डिपेंड करती है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो मैं ये दूर हटाता हूं। लिखता हूं इस बात को मैं, सुनना आप ध्यान से। प्रभावित करने वाले कारकों में मैं पहला ये लिखाता हूं कि चालक की धारिता का मान, चालक की धारिता का मान चालक के आवेश तथा चालक के विभव पर निर्भर नहीं करता है। तो काल तो प्रभावित करने वाले हैं, पर मैं कह रहा हूं कि डिपेंड नहीं करता है। धारिता का मान आवेश पर और विभव पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये समानुपाती हैं। Q और V कैसे हैं? समानुपाती। जिस अनुपात में Q चेंज होगा उसी अनुपात में B चेंज होगा, तो Q और B का रेशियो कांस्टेंट बना रहेगा, है ना। डिपेंड नहीं करता। एक बात तो ये आई। दूसरी, चाहो तो इसमें एक लाइन और जोड़ दो आप, बड़ी सा यहीं पे, क्योंकि ये परस्पर समानुपाती हैं। हाँ, अगर मैं कह दूं कि C बराबर Q/B में B कांस्टेंट है, किसी विधि से मान लो B को कांस्टेंट मान लिया, अब C समानुपाती हो जाएगा Q के। Q कांस्टेंट मान लूं तो C व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा B के। पर नॉर्मल डिपेंड नहीं करती हैं। फिर किस पर डिपेंड करती हैं? सुनना ध्यान से। अभी एक सूत्र आने वाला है, समझाने के कई तरीके हैं ना। चालक की धारिता किस बात पर डिपेंड करती है? सुनना, मैं आपको बता दूं। एक तो डिपेंड करती है चालक के आकार पर। देखो सूत्र है, आप वो सूत्र याद कर लें, क्योंकि याद तो आपको वैसे भी करना पड़ेगा, पीपीसी पढ़ेंगे तब अपन। और धीरे धीरे इन सारे पॉइंटों को मैं आपको सिद्ध करवाता रहूंगा। देखो आप एक सूत्र याद कर लें तो ठीक रहेगा। C का एक फॉर्मूला प्रूफ कराऊंगा मैं, A/0 C का एक सूत्र है A/0 तो धारिता A मतलब चालक का क्षेत्रफल यानी कि आकार पर डिपेंड कर रहा है, और करना भी चाहिए। आप खुद सोचिए, छोटा बच्चा कम खाना खाएगा, बड़ा व्यक्ति उससे ज़्यादा खाना खाएगा, है ना। तो अगर चालक छोटा है तो वो कम आवेश ले पाएगा, और चालक अगर बड़ा है तो वो ज़्यादा आवेश ले पाएगा, है ना। तो एक तो धारिता का मान
चालक के आकार, ध्यान रखना किस पर डिपेंड करता है भैया, चालक के आकार पर डिपेंड करता है, छोटा चालक और बड़ा चालक। एप्सिलॉन नॉट की टर्म आ रही है तो ये इंडिकेट करता है माध्यम को, है ना, चारों ओर के माध्यम पर भी डिपेंड करेगा, याद रखना। चालक के आकार कॉमा माध्यम पर, सीधा लिखा माध्यम पर, तथा स्मॉल डी आई ना, स्मॉल डी डिस्टेंस, निकटवर्ती चालक, ये चालक है, इसके पास में आपने एक चालक और रख दिया है, उस पर भी डिपेंड करेगा। देखो ये पॉइंट जो है मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, हो सकता है कि फिलहाल कम समझ में आए कैसे डिपेंड कर रहा है, क्या रहा है, लिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पर धारिता के संदर्भ में, बाकी हर एक चीज़ इस चैप्टर में मैं आपको आगे सिद्ध करके दिखा दूंगा भाई ना। तो एक तो डिपेंड कर रहा है किस पर, चालक के आकार पर, दूसरा डिपेंड कर रहा है माध्यम पर, और तीसरा डिपेंड कर रहा है तथा निकटवर्ती चालक की उपस्थिति पर निर्भर करती है। ध्यान रखना, धारिता विभव और आवेश पर डिपेंड नहीं करती है, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये समानुपाती हैं। पर किस पर डिपेंड करती है, चालक के आकार पर, माध्यम पर और निकटवर्ती चालक की उपस्थिति पर यह निर्भर करता है। किस तरीके से निर्भर करता है ये चर्चा अपन आगे करेंगे, नोट करते जाओ। इसी में धारिता में नेक्स्ट और देखिए अगर आप Q और B में ग्राफ बनाते हो, ध्यान सुनना, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, कौन कौन से पॉइंट क्लियर हो गए, एक बार मैं आपको दोहराता हूं, सुनना। छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से। सबसे पहला क्वेश्चन बना चालक की धारिता की परिभाषा। तो चालक की धारिता की डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी, किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है। सूत्र C बराबर Q/B, मात्रक फैरड, विमाप निकाल लोगे और अदिश राशि है। Q और B पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि ये समानुपाती हैं। और किस पर डिपेंड करता है, आकार, माध्यम, निकटवर्ती चालक की उपस्थिति। अगला देखिए, अब आपको पता है कि Q और B समानुपाती राशियां हैं ना, तो हम इनके बीच में ग्राफ खींचेंगे। देखना, Q और V आपने देखा कि अभी धारिता स्टार्ट करते समय कि जितना आप आवेश में परिवर्तन करोगे उतना ही विभव में परिवर्तन होगा। तो Q और V समानुपाती राशियां हैं। मैं दो ग्राफ खींच रहा हूं, सुनना। एक्स अक्ष पर Q ले रहा हूं और वाई अक्ष पर V ले रहा हूं, यहां अपोजिट। एक्स अक्ष पर V ले लेते हैं और वाई अक्ष पर Q ले लेते हैं, हाँ या ना। आप देखते हैं, वैसे सही तो ये है, एक्स अक्ष पर Q लेना चाहिए, वाई अक्ष पर V लेना चाहिए। तो समानुपाती राशियां हैं, तो क्या ग्राफ मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। तो पहला पॉइंट तो ये बन गया कि Q और B के बीच में ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। अब हमें इसमें ढाल निकालना है, सुनना बहुत ध्यान से। ढाल याद है क्या आपको, कि ग्राफ द्वारा एक्स अक्ष के साथ जो कोण बन रहा हो, थीटा मान लो इसको, ये Q है, ये थीटा है, याद रखना। यहां भी कोण कितना मान लिया हमने, थीटा। तो आप ढाल निकालना चाहते हो तो ढाल इंडिकेट करता है टेन थीटा को। 11th क्लास की कहानियां याद कीजिए आप। किसी भी ग्राफ द्वारा एक्स अक्ष, धनात्मक एक्स अक्ष से जो कोण बनाया जाएगा उसका टेंजेंट क्या कहलाएगा, ढाल कहलाएगा, टेन थीटा। तो देखते हैं ढाल क्या हो जाएगा, बराबर टेन थीटा। एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लो, यहां पर टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। ये कौन है, तो लंब ये वाली वैल्यू जो तो इंडिकेट कर रही है V को, और आधार इंडिकेट कर रहा है Q को। यानी कि जो ढाल है वो आई है B/Q। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक्स अक्ष पर Q माना, वाई अक्ष पर मैंने V लिया, तो ये Q और ये B, ये सीधी रेखा बन गई, ग्राफ सीधी रेखा आया। ढाल निकाली, टेन थीटा धनात्मक एक्स अक्ष जो कोण बन रहा है, लंब बटे आधार, लंब कितना है B, आधार कितना है Q, B/Q। और याद कर C का सूत्र यहां लिखता हूं, C बराबर तो Q/B था। धारिता का सूत्र क्या था, Q/B।
पर यहां क्या आ रहा है, B अपॉन क्यू, तो धारिता का उल्टा आ रहा है। क्या मैं ऐसे लिख दूं कि ढाल बराबर 1 अपॉन सी। तो यहां से अगर आपको धारिता चाहिए C, तो ये आएगी 1 बटे ढाल, मतलब ढाल का व्युत्क्रम धारिता है, ढाल का व्युत्क्रम धारिता है। आपने अगर ग्राफ ऐसा बनाया होगा, एक्स अक्ष पर आपने ले लिया वोल्टेज, वाई अक्ष पर आपने ले लिया आवेश। अब मैं आपसे कहूं ढाल निकालिए भाई, तो ढाल का मतलब वही वापस से टेन थीटा, तो ढाल टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार। समकोण त्रिभुज की रचना कर लीजिए, लंब तो आ जाएगा Q और आधार हो जाएगा V, और याद करो Q अपॉन V तो किसका सूत्र है, C का। तो इस कंडीशन में धारिता क्या है, ढाल। मेरी बात समझ में आ रही है आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। Q और B समानुपाती राशियां हैं, इनके बीच में जब आपने ग्राफ खींचा तो ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त हुआ। अब एक बार तो उसकी ढाल ही धारिता है, और एक बार ढाल का व्युत्क्रम क्या है, उसकी धारिता। नोट करिए भाई यहां तक जल्दी से, छोटे छोटे पॉइंट हैं, नोट करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें एक डेफिनेशन और बन जाती है 1 फैराड की। एक फैराड, अरे देखिए भैया, तो नेक्स्ट डेफिनेशन यहां देखना है ना, इधर दिख जाएगा आपको। अगली जो डेफिनेशन है वो है 1 फैराड की, 1 फैराड की। अब आप डेफिनेशन बनाना जानते हो ना, कैसे। 1 फैराड, तो फैराड किसका मात्रक है साहब, धारिता का। देखो सूत्र C बराबर Q अपॉन B। भाई धारिता का सूत्र जो है, मैंने आपको बता रखा है कि जैसे मात्रक को परिभाषित करना होता है तो उस भौतिक राशि का सूत्र को, जैसे मैंने 1 वोल्ट को डिफाइन किया था, C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन B। अब आप मान लो कि माना Q आवेश परिवर्तन आप एकांक यानी कि 1 कूलाम मान लीजिए, और विभव परिवर्तन आप 1 वोल्ट मान लीजिए, सही है ना। आवेश परिवर्तन आपने एकांक किया तो विभव में परिवर्तन कितना हुआ, एकांक ही हुआ। C बराबर आवेश परिवर्तन 1, विभव परिवर्तन 1, तो धारिता का मान आ गया 1 फैराड। क्या आ गया, 1 फैराड। बात समझ में आ रही है ना। तो धारिता 1 फैराड कब आई आपकी, जब किसी चालक के विभव में एकांक परिवर्तन करने से, आवेश में एकांक परिवर्तन करने से विभव में एकांक परिवर्तन हो। आपने चालक का आवेश एकांक बदला, और चालक में आवेश में एकांक परिवर्तन करने से विभव में भी एकांक परिवर्तन हो जाए, तो धारिता कितनी कहलाती है, 1 फैराड। क्या कहलाती है, 1 फैराड। तो आप परिभाषा लिखिए, तो आप 1 फैराड की परिभाषा लिखेंगे, एंड डाल दे 1 फैराड, और लिखिए कि जब चालक का आवेश एकांक परिवर्तित करने पर विभव में परिवर्तन एकांक हो। मतलब आपने आवेश में परिवर्तन कितना किया है, एकांक कह दो या 1 कूलाम कह दो,
और विभव में परिवर्तन भी कितना हो, उससे एक अंक हो। तो चालक की धारिता 1 फैराड कहलाती है। सीधी सी बात है, आपने आवेश बदला एकांक, जिससे विभव भी बदले एकांक, तो उस चालक की धारिता कितनी कहलाती है, 1 फैराड। नोट करिए इस बात को आप। देखिए ध्यान से, ग्राफ पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, सुनना ध्यान से। एक बड़ा सरल क्वेश्चन बनता है। एक चालक लिया हमने, मतलब ग्राफ बना रहे हैं। अब ग्राफ आपको पता है कि दो तरीके का बन सकता है। यहाँ क्यू ले ले, यहाँ बी आ जाए, यहाँ वी आ जाए, यहाँ क्यू, जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ क्यू लिया और यहाँ वी लिया, दो ग्राफ बना दिया आपको, ये लो और ये लो। पहला मैंने नाम दे दिया C1 और दूसरा नाम मैंने दे दिया आपको C2। समझ रहे हो आप? और ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे दिए लो कि C1 बड़ा है C2 से, बी ऑप्शन C2 बड़ा है C1 से, सी ऑप्शन C1 बराबर C2 और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। एक ही चालक है ना, एक ही चालक है, उसके आपको 2 ग्राफ दिए हुए हैं, C1 और C2। बताइए कौन सा आंसर होगा और क्यों। एक बार ट्राई करें आप, 1 मिनट सोच के देखिए, फिर मैं कराता हूं। देखना करते कैसे हैं, इधर देखना अच्छे से। देखिए भाई, आपको पता है कि या तो ढाल धारिता होती है या ढाल का व्युत्क्रम। कई तरीके हैं सवालों करने के, मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा, फिर एक शॉर्टकट भी है। देखो, पहला वाला ग्राफ ये है ना C1, तो इसका एक्स अक्ष से कोण बन जाएगा θ1। दूसरा ग्राफ ये है, इसका एक्स अक्ष से कोण बन जाएगा θ2। 2 ग्राफ थे ना, इनके एक्स अक्ष से कोण देख लिए। अब आप देखेंगे कौन सा कोण बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि θ1 किससे बड़ा है, θ2 से। तो फिर tan θ1 tan θ2 से बड़ा होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में tan θ क्या है वो आप देख लें। tan θ मतलब ढाल, या तो होगा C या होगा 1/c। तो एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करी जाए अगर, तो लंब बटे आधार, लंब है B, आधार है Q, B/Q, तो B/Q तो 1/c है। Q/B कितना होता है C। देखो tan θ है, तो लंब देखा मैंने कितना आया B, आधार कितना B/Q, ये 1/c है। पहला है तो 1/C1, दूसरा है तो 1/C2। पर हमें तो C1 और C2 में क्रम चाहिए, और जब आप इनको रिवर्स करते हो तो पता होना चाहिए असमिका का चिन्ह घूम जाता है। मीन्स बड़ा कौन सा है C2 और छोटा कौन सा है C1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। पता है ना, ऐसे में घूम जाती है। 1/2, देखो 2 बड़ा है 3 से, पर जब आप उल्टा करते हो तो 1/2, सॉरी 3 बड़ा है 2 से, पर 1/2 बड़ा है 1/3 से। रिवर्स करने पर असमिका का चिन्ह लेस देन ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है। पता होना चाहिए। ये समझ में आया ना? नहीं आया हो तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं, दूसरा ये लो, फिर आपको एक ट्रिक बता देंगे इनका आंसर लिखने की। उल्टा सोचिए, इस अक्ष पर वोल्टेज, यहां आवेश, ये C1 और ये C2। वही 4 ऑप्शन में से आंसर देना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आंसर की बात करें तो पहले वाला C1 है, इसका जो कोण है θ1, इसका जो कोण है θ2,
मीन्स θ1 किससे बड़ा है, θ2 से। tan θ1 किससे बड़ा हो जाएगा, tan θ2 से। और इस कंडीशन में जो tan θ है वो लंब यानी कि Q और आधार B, Q/B तो C होता है, C1 और C2। अब C1 बड़ा है किससे, C2 से, सीधी सी बात। देखो ट्रिक क्या कहती है, और भी करने के तरीके हो सकते हैं सवाल को, है ना, 3-4 तरीके और हो सकते हैं, पर आप जितना उलझोगे दिमाग फंसता जाएगा। बड़ा सरल तरीका बताऊं, शॉर्टकट। C बराबर Q/B होता है ना। आप Q को पकड़ लो, आप तो Q को पकड़ लो, ठीक है ना। Q वाले अक्ष के पास आ जाओ, Q यहां है ना, तो Q के नजदीक कौन है, C2, ये बड़ा होगा, C1 छोटा होगा। जो Q अक्ष के नजदीक है वो सबसे बड़ा। इसका एक तरीका है, आप सीधा आंसर देना इस तरीके से सीख सकते हो। C बराबर Q/B है ना, तो Q अक्ष को पकड़ लो और आंसर बोलते जाओ, सबसे बड़ा C2 और फिर C1। देखो सबसे बड़ा C2 और फिर C1। इसमें Q अक्ष को पकड़ लो, ये पकड़ लिया, नजदीक कौन सा है, C1 बड़ा होगा, C2 छोटा होगा। देखो C1 बड़ा है और C2 कैसा है, छोटा। मान लो मैं आपको ऐसा और क्वेश्चन दूं, और देखो, अब आप 1 सेकंड में क्वेश्चन का जवाब दे दोगे इस तरीके से। यहां V, यहां Q, ये C1, ये C2 और ये C3। अब आपसे क्रम पूछा जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो Q वाला अक्ष पकड़ लो आप, तो नजदीक कौन सा है, C1 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा C2 और उससे छोटा C3। इस सवाल में यह क्रम रहेगा। और देखो, इस अक्ष पर Q है, इस अक्ष पर B है। अब 2, 3 क्या 5 कितनी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये C2, ये C3, ये C1। क्रम बताना है, जल्दी बताइए कमेंट करके, कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा। तो Q वाला अक्ष पकड़ ले, Q के नजदीक सबसे नजदीक कौन सा आ रहा है, C2, फिर C3 और फिर C1। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको खूब समझ में आ गए होंगे, ना। तरीका भी समझा दिया है मैंने आपको, और सीधा शॉर्टकट से जवाब कैसे आए वो भी समझा दिया है। नोट करिए आप यहां तक। एक हेडिंग और देख लेते हैं। देखिए, क्लियर भाई यहां तक ना। नेक्स्ट हेडिंग है गोलाकार चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। एक गोलाकार चालक लेना है और उसकी धारिता के बारे में हमें विचार करना है। तो बात करें गोलाकार चालक की। देखो बड़ा सरल तरीका है। एक गोला मान लीजिए ये लो, और उस गोले की त्रिज्या मान लीजिए आप R, केंद्र का नाम दे दो O, ऐसे तो मानोगे आप गोलाकार चालक। अब चूंकि चालक है तो आप इसको आवेश देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण आवेश सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। यहां तक कहानी समझ में आई ना। R त्रिज्या का गोलाकार चालक है, सतह पर प्लस Q आवेश फैला हुआ है। आपको धारिता ज्ञात करनी है, तो धारिता का सूत्र है C बराबर Q/V, समीकरण नंबर 1। अब धारिता ज्ञात करनी है, आवेश आपको पता है Q आवेश है, तो चर्चा वोल्टेज पर होनी चाहिए। और गोले का वोल्टेज याद है कि V बराबर KQ/R, KQ/R। सेकंड से V का मान 1 में जमा दीजिए, तो C बराबर Q/,
बी मतलब के क्यू बटे आर का मतलब ऊपर घूम जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो एक तो धारिता का सूत्र बन जाएगा आर अपॉन के। सवाल करने की दृष्टि से तो यह महत्वपूर्ण है, पर आप बुकों में सूत्र कैसे देखोगे? सी बराबर आर अपॉन, पता हो तो हम के को क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 लिख सकते हैं भाई साहब, घूम जाएगा ऊपर। तो धारिता का सूत्र जो आपको बुक में नजर आएगा वो आएगा 4πε0 इंटू आर। और इस सूत्र से दो बातें और क्लियर हो जाती हैं। क्या? इस सूत्र में एप्सिलॉन नॉट की टर्म आ रही है, मतलब धारिता माध्यम पर डिपेंड कर रही है। माध्यम पर कैसे डिपेंड कर रही है देखना, निर्वात में धारिता हो जाएगी 4πε0 इंटू आर, हाँ या ना? और अगर मैं माध्यम में धारिता की बात करता हूं, माध्यम में धारिता की बात करता हूं, तो माध्यम की धारिता आपको पता होना चाहिए 4π। माध्यम में ε0 की जगह खाली एप्सिलॉन आएगा, और जो आगे जाकर एप्सिलॉन की जगह पर ε0 इंटू एप्सिलॉन आर जमा दिया जाएगा। ये वाली जो चीज है जो अंडरलाइन की है ये सी है, तो सी एम बराबर हो जाएगा सी इंटू एप्सिलॉन आर। माध्यम में धारिता बढ़ जाती है, याद करो अब तक बल्ब वगैरह में एप्सिलॉन आर नीचे आया करता था। अब बता दूंगा सारी कहानी, ये सूत्र याद कर लो। तो एक तो ये निर्भर, मैंने कहा था ना किसके पर डिपेंड कर रहा है, एक तो कहां डिपेंड कर रहा है? माध्यम पर। और दूसरा सूत्र से ही क्लियर है, सी समानुपाती है आर के। त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी धारिता उतनी ज्यादा होगी, यानी कि कहां डिपेंड और कर रहा है? आकार पर। 3 पॉइंट बताए थे मैंने, आकार, माध्यम, निकटवर्ती चालक की उपस्थिति। 2 समझ में आ जाने चाहिए, आकार पर भी डिपेंड कर रहा है और माध्यम पर भी। गोलाकार चालक की धारिता समझ में आई ना? बहुत सरल सिस्टम है। धारिता का सूत्र लगाओ, सी बराबर क्यू अपॉन बी, और वोल्टेज आपने पढ़ लिया के क्यू बटे आर, उठा के जमाना है सिर्फ, सीधा उत्तर आ जाएगा सी बराबर आर अपॉन के। या सी ऐसे बोल दीजिए, सी बराबर 4πε0 इंटू आर। मान जमाना यहां आसान रहेगा न्यूमेरिकल में, इसलिए आर अपॉन के याद करवा रहा हूं आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं इसी कहानी में आगे। तो हेडिंग डालें आप, गोलाकार चालक की धारिता। देखिए हेडिंग लिखिए आप सभी, गोलाकार चालक की धारिता। तो लैंग्वेज गोला मान लें, यहां लो डायग्राम बना लो इस जगह पर पहले। अरे सेंटर, त्रिज्या आर, आवेश क्यू आपने दिया, और चूंकि चालक है तो जितना भी आपने आवेश दिया होगा वो पूरा का पूरा सतह पर फैल जाएगा। तो लैंग्वेज बनेगी कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का चालक गोला चित्रानुसार व्यवस्थित है। माना कैपिटल आर त्रिज्या का चालक गोला चित्रानुसार व्यवस्थित है, जिसकी सतह पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। हमें चालक गोले की धारिता ज्ञात करनी है। देखते जाइए यहां तक। सबसे पहले आपने एक चालक गोला लिया आर त्रिज्या का, सतह पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, और हमें धारिता ज्ञात करनी है। अब कैसे ज्ञात करें? हम जानते हैं कि
चालक की धारिता C बराबर होती है साहब Q/V, समीकरण नंबर 1। और गोले के लिए अगर विभव की बात करें, तथा चालक गोले के लिए विभव का सूत्र आता है KQ/R। ठीक है, तो B को उठाकर समीकरण नंबर 2 से 1 में जमा दीजिए। समीकरण 2 से एक में मान रखने पर, रखिए मान साहब, C बराबर Q/V और B मीन्स KQ/R। Q ने Q को मार दिया और R ऊपर घूम जाएगा, तो एक तो आप C बराबर R/K याद करने वाले हो। अपनी बुक में तो खैर दूसरा सूत्र लिखा हुआ है, पर सवाल करते समय मैं ये लिखाऊंगा C बराबर R/K। और किताब वाला आंसर लेके आना है, तो K की जगह 1/4πε0 जमा दीजिए, तो किताब का आंसर बन जाएगा 4πε0 इंटू R। एक बार तो आप इतना लिखें और इसके नीचे लिख भी दो बड़ी से, C समानुपाती R। धारिता त्रिज्या पर किस प्रकार डिपेंड करती है, समझ लो कि त्रिज्या बढ़ाने पर धारिता का मान बढ़ेगा। त्रिज्या बढ़ाने पर धारिता का मान बढ़ेगा। नोट करो भाई, यहां तक। गोलाकार चालक की धारिता बहुत सरल है, सबसे आसान सिस्टम है इसका तो भैया। गोलाकार आकृति का विभव पता होना चाहिए KQ/R। विद्युत क्षेत्र KQ/R² और विभव होता है KQ/R। दोनों ही सूत्र काम के हैं। C बराबर R/K का भी उपयोग अपन न्यूमेरिकल में करने वाले हैं, और वैसे स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है वो होता है, बस ये बात तो एक ही है, ऊपर का ही तो रूप है, C बराबर 4πε0 इंटू R। ठीक है, एक आर्टिकल और देख लेते हैं, माध्यम का प्रभाव। चलो यहाँ लिखता हूँ ना अलग से। गोलाकार चालक की धारिता समझ में आ गई ना। एक हेडिंग और बनानी छोटी सी इसी में, माध्यम का धारिता पर प्रभाव। कि माध्यम रखने से धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। बल का तो आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में, दो आवेशों के बीच में अगर माध्यम रख दिया जाए तो लगने वाला बल घट जाता है। Fm बराबर F/ε0R। विभव भी घट जाता है और विद्युत क्षेत्र भी घट जाता है, ध्यान रखिएगा ना। अब माध्यम का धारिता पर क्या प्रभाव है वो देखिए आप ध्यान से। तो सबसे पहले मैं निर्वात की बात करता हूं। निर्वात में धारिता C लिख दें, और क्या आया अभी सूत्र गोले के लिए 4πε0 इंटू R, समीकरण नंबर 1। निर्वात में धारिता समझ में आ गई। अब आप इसको माध्यम के लिए लिखो। माध्यम में धारिता, तो माध्यम में धारिता को मैं Cm लिख दूं, और जब माध्यम की बात आती है तो 4π कोई दिक्कत नहीं है, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है निर्वात के लिए, और जब माध्यम की बात कर रहे हो तो विद्युतशीलता माध्यम की आएगी और साथ में R, हाँ या ना।
और आप संबंध जानते हो इनमें कि एप्साइलन बराबर होता है एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर, या आप के भी कह सकते हो एप्सिलॉन आर को, माध्यम का परावैद्युतांक। जमाइए, सी एम बराबर 4 पाई एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर इंटू कैपिटल आर, समीकरण नंबर 2। अब आप भाग दे सकते हो, चाहो तो भाग दे लीजिए। समीकरण 2 में 1 का भाग दीजिए भाई। तो LHS में LHS का और RHS में RHS का। LHS क्या है? CM में किसका भाग देना है? C का। और यहाँ 4 पाई एप्साइलन नॉट एप्साइलन R इंटू कैपिटल R में भाग देना है मुझे 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू R का। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? सी एम बटे सी बराबर एप्सिलॉन आर बटा 1 कह दूँ, और वज गुना करके देखा जाए तो ये सूत्र आप याद रखोगे, सी एम बराबर होता है सी इंटू एप्सिलॉन आर। देखो बल की कहानी याद रखना, बल निकालना हो माध्यम में तो निर्वात में बल में भाग देते हैं एप्सिलॉन आर का। विद्युत क्षेत्र के लिए भी भाग दिया जाएगा, मैं सारे सूत्र एक साथ लिख दूंगा बनी से ना। पर धारिता के लिए गुणा किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि एप्सिलॉन आर तो हमेशा 1 से बड़ा होता है, और 1 से बड़ी संख्या का सी में गुणा कर रहे हैं मीन्स सी एम बड़ा हो जाएगा सी से। स्पष्ट है? नीचे लिख देना, स्पष्ट है कि माध्यम रखने पर धारिता बढ़ जाती है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा भैया, न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके ऊपर ना। और सीधा ही पूछ सकता है कि माध्यम अगर रख दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई धारिता बढ़ जाती है। नोट कर लीजिए, मैं सबके एक साथ यहाँ चार्ट लिख सकते हैं। देखो माध्यम का बल देखना हो तो भाग दीजिए